नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग इस क्लास में जुड़ जाएं। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और हम लोग सामान्य हिंदी को पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा क्लास है। सभी चीज़ों को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, तो सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं और क्लास को लाइक शेयर कर दें। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आती है, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम लोग सर्वनाम की शुरुआत कर चुके हैं। ये सर्वनाम की आपकी तीसरी क्लास है और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में बात किया था, है ना, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, जिसमें हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इन चारों सर्वनामों के बारे में हमने बात कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार क्लास होगी आप सभी के लिए, तो क्लास में बने रहिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो चुका है आपका, इसमें आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष ये भी हो चुका है। निजवाचक सर्वनाम हो चुका है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में अंतर ये भी हमने पढ़ लिया है। निश्चयवाचक सर्वनाम ये भी हमने पढ़ लिया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इस पर भी हमने चर्चा किया है। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे पहचान सकते हैं आप, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जो भी चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। प्रश्न धन वाचक धन सर्वनाम, यानी प्रश्न धन वाचक धन सर्वनाम। वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला या बोध कराने वाला, ठीक है। और प्रश्न का मतलब आप लोग जानते हैं, यानी प्रश्न का बोध कराने वाला सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराता है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, आइए देखते हैं। वे सर्वनाम जो प्रश्न करने के लिए होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो प्रश्न करने के लिए होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसने दरवाजा खोला, किसने दरवाजा खोला। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि किसने दरवाजा खोला, किसी ने दरवाजा तो खोला है, अब वो कौन है इसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कोई तो खड़ा है, अब वो कौन है इसका प्रश्न किया जा रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वह कौन है जो जा रहा है, वह कौन है, वह कौन जा रहा है, वह कौन जा रहा है, मतलब कोई तो जा रहा है, अब वो कौन है ये किसी को नहीं पता, तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि वह कौन जा रहा है, तो ये कौन सा प्रश्न हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, ये कौन सा सर्वनाम हुआ? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, भाई तुमने कुछ तो खाया है, अब वो क्या खाया है वो मैं पूछ रहा हूं, तो कौन सा सर्वनाम हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ।
तुम दौड़कर कहाँ जा रहे हो, तुम दौड़कर कहाँ जा रहे हो, ये भी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्यों रो रहे हो, ये भी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। भाई क्यों रो रहे हो, कोई तो बात होगी तभी तो रो रहे हो, तो प्रश्न किया जा रहा है। तो वे सर्वनाम जो प्रश्न करने के लिए होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2-3 शब्द ऐसे मिलेंगे जो हर प्रकार के वाक्यों में आपको मिलेंगे, और जब भी प्रश्न किया जाएगा तो ये शब्द आपको विशेष तौर पर मिलेंगे। जैसे कौन, क्या, कहाँ और क्यों, ये चारों शब्द आपको जब भी प्रश्न वाक्य होगा, है ना, जब भी प्रश्न से संबंधित वाक्य होगा तो ये चारों शब्द आपको मिलेंगे, और जब ये शब्द आपको मिलेंगे तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। तो उपरोक्त वाक्यों में किसने, कौन, क्या, कहाँ और क्यों, ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हुए, जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके कौन, क्या शब्द का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो प्रश्न करने के लिए होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको जब भी वाक्य में कौन, क्या, क्यों, कहाँ आदि शब्द मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए अपनी इस चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, और हमने अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है ना। आपने कल पढ़ा, कल के क्लास में अगर आपने देखा होगा कि कल के क्लास में हमने वहाँ पे बात किया था निजवाचक सर्वनाम के बारे में, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, है ना। तो आज हमने पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कुछ अंतर होता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पे किसने, कौन, क्या, कहाँ आदि शब्द प्रयुक्त होता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी ये शब्द प्रयोग होता है। कैसे, मान लीजिए जैसे कुछ खाने को दीजिए, कोई आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्रश्न उठता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रश्न उठता है, लेकिन इसमें विशेष तौर पे कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी आपको दिक्कत आए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है और प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, तो आप अंतर कर सकते हैं, इसमें विशेष अंतर होता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जब हम कोई बात दूसरों को बताते हैं, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम में इतना बढ़िया अंतर कोई नहीं बताएगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको, बस आप पूरी वीडियो जो है अंत तक देखिएगा और ज़िंदगी भर आप नहीं भूलने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। मैंने अभी तक जितने भी सामान्य हिंदी की आपको जितने भी क्लास पढ़ाए हैं अभी तक, भाषा और व्याकरण से लेकर सर्वनाम तक, अगर आपने एक भी क्लास मिस किया है तो बता रहा हूँ आपको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आप स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासों को देखिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ या मैं जो आपको जो भी कंटेंट आपको बताता हूँ या जो नोट्स मैं आपको बना के यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ये मैं काफ़ी एनालिसिस करता हूँ। मतलब कई सारे वीडियो देखता हूँ, कई सारे मैं किताबें पढ़ता हूँ, उसमें से जो भी आपके काम के लायक चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करता हूँ और एक बेहतरीन नोट्स बनाता हूँ। उसके बाद में आपको मैं ये पढ़ाता हूँ। तो काफ़ी सारा मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने के पहले, है ना। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इनमें से किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम में अंतर क्या होता है कि जब हम कोई बात दूसरों को बताते हैं तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना। जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, कोई दूसरा है व्यक्ति है, अगर हमने
उसको कोई बात बताई है तो वहाँ पे जो हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे और जो वाक्य वो बनाए के हम उसको बताएंगे उसमें आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये बात मैं किसी से कह रहा हूँ कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई तो खड़ा है। अब कौन खड़ा है, अगर यहाँ पे प्रश्न किया जाएगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं किसी को बता रहा हूँ कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब कोई तो खड़ा है, कौन खड़ा है ये मुझे भी नहीं पता है, ना जिसे मैं बता रहा हूँ उसे भी नहीं पता है। तो कोई तो खड़ा है मतलब अनिश्चय है, निश्चित नहीं है कौन है वहाँ पे, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक उसी प्रकार से कुछ खाने को दीजिए, कुछ खाने को दीजिए। अब क्या खाने को मैं मांग रहा हूँ ये निश्चित नहीं है, कुछ मांग रहा हूँ मैं, जो भी होगा मैं मांग लूंगा कि मुझे खाने को दीजिए, जो भी हो वो मुझे दे दीजिए खाने को। यहाँ पे निश्चित नहीं है कि मैं रोटी मांग रहा हूँ, कि मैं दाल मांग रहा हूँ, कि मैं सब्जी मांग रहा हूँ, कि मैं फल मांग रहा हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ। कोई यहाँ पे निश्चित नहीं है कि मैं क्या मांग रहा हूँ खाने को, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई आ रहा है, अब कोई तो आ रहा है, अब कौन आ रहा है, अगर ये प्रश्न किया जाएगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि कौन आ रहा है, प्रश्नवाचक हो गया। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा, मैं किसी को कह रहा हूँ कि कोई आ रहा है, यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस वाक्य में ये ऐसा भाव है कि ये प्रश्न किसी से किया जा रहा है कि कोई आ रहा है ना, कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है ये किसी को नहीं पता है, तो कोई तो आ रहा है, अब निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, अब बात आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे पहचाना जाए, तो जब हम कोई बात दूसरों से पूछते हैं तब प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जब आप किसी से बताएंगे तो अनिश्चयवाचक होगा, और जब आप किसी से पूछेंगे तो वो प्रश्नवाचक होगा। कैसे होगा, देखिए, किसने दरवाजा खोला, मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि किसने दरवाजा खोला, है ना। मान लीजिए रामू मेरे घर का नौकर है, मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए अपने रूम में हूँ, तो मैं पूछूंगा रामू किसने दरवाजा खोला, तो मैंने रामू से क्या किया, प्रश्न किया, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, यहाँ पे भी प्रश्न किया जा रहा। अभी मैंने कहा कि कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। भाई कौन आ रहा है ये किसी को नहीं पता, है ना, है ना। कोई लड़की है कि कोई बुढ़िया है, कोई बुढ़ा है, कोई आदमी है, अब कौन आ रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन कोई आ जरूर रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाए कि कौन आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। क्या खाने को दिया है, क्या खाने को दिया है, भाई मैंने कहा कि मुझे कुछ खाने को दीजिए, तो ये तो अनिश्चयवाचक हो गया। अब कुछ का मतलब मैं कुछ भी मांग रहा हूँ, जो भी होगा वो मुझे मिलेगा खाने को। अब ये पूछा जाए कि क्या खाने को दिए हैं, तो यह आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, वहां कौन बैठा है, यह भी आपने किसी से प्रश्न किया है, आप किसी से पूछ रहे हैं कि वहां कौन बैठा है, तो यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो आ गई बात समझ में, सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, है ना, जब हम कोई बात दूसरों को बताते हैं तब तो आपका क्या हो जाएगा, तब आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जब हम कोई बात दूसरों से पूछते हैं तो वहां पे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मैं आशा करता हूँ मित्र कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए चलिए दोस्तों, अब हम अपनी चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, और अब जो आपका आखिरी सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, इसके बारे में बात करते हैं, है ना, कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है ये संबंध धनवाचक धन सर्वनाम से मिलकर बनना है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। संबंध का मतलब होता है कि मतलब किसी न किसी से संबंध होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे संबंध का अर्थ आप समझ सकते हैं कि दो संज्ञा पदों का संबंध होना चाहिए, दो सर्वनाम पदों का होना चाहिए, एक संज्ञा पद हो और एक सर्वनाम पद हो, या एक सर्वनाम पद हो एक संज्ञा पद हो, है ना। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा उसका जो बोध कराएगा वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो चलिए इसकी परिभाषा बात करते हैं कि परिभाषा इसकी क्या है। तो वे सर्वनाम जो दो सर्वनामों, दो संज्ञा पदों, एक संज्ञा या एक सर्वनाम
या दो पदों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो दो सर्वनामों, दो संज्ञा पदों, एक संज्ञा एक सर्वनाम या दो पदों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो मुझे नहीं जानता, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता। अब देखिए वह जो है आपका सर्वनाम है और मुझे जो नहीं जानता, मुझे आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, सर्वनाम ही है ना। मैं का बहुवचन रूप है ये मुझे। तो वह कौन है जो मुझे नहीं जानता, दो सर्वनाम पद हो गए इसमें, है ना। इसी प्रकार से जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, है ना। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा वेश। वह कौन है जो हंस रहा है, वह कौन है जो हंस रहा है। वह जो है सो है ही, वह जो है सो है ही। मोहन जो है वह सोहन का भाई है, मोहन जो है वह सोहन का भाई है। तो इस प्रकार के जब आपको शब्द मिलेंगे, जब वाक्य मिलेगा जिसमें दो संज्ञा पदों, दो सर्वनाम पदों या एक संज्ञा पद या एक सर्वनाम पदों को जोड़ा जाता है या उनमें संबंध बताया जाता है, तो ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो दो सर्वनामों या दो संज्ञा पदों या एक संज्ञा या एक सर्वनाम पदों को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। आगे बात समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उसे विशेष तौर पर आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सर्वनाम के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा जाता है। सर्वनाम के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें सर्वनाम के संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा जाता है। इनमें एक से अधिक शब्द संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में वाक्य में उपस्थित होते हैं। जैसे जो कोई, सब कोई, कुछ और, कोई न कोई आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखे जाते हैं और अधिक, इनमें से जो अधिक शब्द हैं वो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में वाक्य में उपस्थित रहते हैं, है ना। तो संयुक्त सर्वनाम जो है वो स्वतंत्र रूप से, संयुक्त सर्वनाम जो है ये संयुक्त सर्वनाम जो है ये आपका स्वतंत्र रूप से या संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होता है। मतलब ये स्वतंत्र रूप से, है ना, संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी सर्वनाम होते हैं जो संयुक्त सर्वनाम की कोटि में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो कोई, सब कोई, कुछ और, कोई ना कोई, है ना। ये भी शब्द आपको बहुत सारे वाक्य में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये और भी महत्वपूर्ण चीज़ है ना। देखिए अगर आपको याद होगा तो हमने संज्ञा में एक चीज़ पढ़ा था, संज्ञा का रूपांतरण, है ना। आपको याद होगा, अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो आज ही जाइए आप प्लेलिस्ट में और संज्ञा का जो चैप्टर है उसे पूरा पढ़िए। वहाँ पे हमने बात किया था संज्ञा का रूपांतरण या संज्ञा का परिवर्तन। तो वहाँ पे हमने बात किया था कि संज्ञा जो होता है वो लिंग, वचन, कारक चिन्ह के आधार पे उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके सर्वनाम का भी रूपांतरण होता है, सर्वनाम का भी रूपांतरण होता है। सर्वनाम जो है ये पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से इसमें रूपांतरण हो जाता है। सर्वनाम में लिंग भेद के कारक रूपांतरण नहीं होता, यानी लिंग भेद के कारण इसमें रूपांतरण नहीं होता है। सर्वनाम में केवल पुरुष, वचन और कारक चिन्ह के आधार पे परिवर्तन होता है
है ना। जैसे वह खाता है ना, वह खाता है, अगर आप इसका वचन परिवर्तन करेंगे या इसमें कारक चिन्ह परिवर्तन करेंगे, है ना, तो जैसे वह खाता है, इसका हो जाएगा वह खाती है। वह खाता है, वह खाती है। इसमें वचन आपका जो है इसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो वह खाता है, वह खाती है। संज्ञा के जैसे ही व्याकरण में सर्वनाम को दो वचनों में बांटा गया है। संज्ञा के जैसे ही सर्वनामों को भी हिंदी व्याकरण में दो वचनों में बांटा गया है, एक वचन तथा बहुवचन। पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनामिक रूप विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। मतलब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे फिर से सुनिए, है ना। महत्वपूर्ण क्यों है कि एक वचन तथा बहुवचन, संज्ञा के जैसे ही व्याकरण में सर्वनाम को दो वचनों में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। और सर्वनाम में आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी जितने भी सार्वनामिक रूप हैं वो विभक्ति रहित बहुवचन में, यानी विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। यानी अगर हम लोग बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी जितने भी सर्वनाम के भेद हैं वो एक वचन में जिस प्रकार से रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुवचन में भी रहते हैं और इनमें विभक्ति नहीं लगती है, इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है ना। आई बात समझ में। जैसे कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है। यानी जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का जो विभक्ति का प्रयोग होता है वो केवल और केवल पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है, बाकी किसी भी सर्वनाम में नहीं होता है। वचन और कारक के प्रभाव में भी सर्वनाम में परिवर्तन होता है। वचन और कारक के प्रभाव में भी सर्वनाम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वचन में अगर आप परिवर्तन कर दें तो भी सर्वनाम में विकार उत्पन्न हो जाएगा, यानी सर्वनाम क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और कारक चिन्ह भी लगा दे तब भी यह परिवर्तित हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में। तो चलिए मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण लेकर इसे समझाता हूं आपको। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष का जो मैं शब्द है इसका प्रयोग लिया है ना। मैं और हम, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष का शब्द है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम अभी हमने बात किया कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में कारक चिन्ह यानी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष का मैं शब्द के बारे में। यहाँ पे आपको कारक चिन्ह दिया है। कारक आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, है ना, संप्रदान को या के लिए, अपदान से, संबंध में, अधिकरण पर, है ना, ये आपके कारक होते हैं। तो इस कारक चिन्ह के आधार पे मैं शब्द में परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है। जैसे देखिए कर्ता, मैं एक वचन है ना, इसका बहुवचन होगा हम। और जब इसमें आप कर्ता ने होता है, यानी जब आप इसमें कारक चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा मैंने, और मैंने का बहुवचन हो जाएगा हमने, है ना। जैसे कर्म कारक की जब विभक्ति लगेगी यानी मुझे और मुझे का बहुवचन है हम, मुझे का बहुवचन है हम। अब इसमें जब कारक चिन्ह लग जाएगा तो इसमें हो जाएगा मुझको, और मुझको का बहुवचन हो जाएगा हमको। इसी प्रकार से मुझसे ये आपका एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा हमसे। और जब इसमें आप कारक लगा देंगे, करण कारक लग जाएगा तो हो जाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे द्वारा, और इसका बहुवचन हो जाएगा हमारे द्वारा, है ना। फिर देखिए मुझको, है ना, मुझको, इसका बहुवचन होगा हमको। और जब आप इसमें कारक चिन्ह लगा देंगे तो मुझे या मेरे लिए, इसका बहुवचन हो जाएगा हमें या हमारे लिए, क्योंकि संप्रदान के लिए, है ना। तो क्या समझे आप,
इसी प्रकार से आपका परिवर्तन होता है ना। जैसे अपादान कारक की बात करें तो इसमें देखिए मुझसे, मुझसे का बहुवचन होगा हमसे, और हम लोग जानते हैं संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से। तो ये देखिए मुझसे, मुझसे का बहुवचन हो गया हमसे। ठीक। मेरा, मेरा का बहुवचन हमारा, मेरी, मेरी का बहुवचन हमारी, और मेरे का बहुवचन हमारे, है ना। तो मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। अधिकरण की बात करें तो देखिए मुझ में, मुझ में का बहुवचन हो जाएगा हम में, मुझ पर, अधिकरण पर, अधिकरण पर होता है, अधिकरण में पर। तो मुझ में का हो गया हम में, और मुझ पर हो गया हम पर। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का जो मैं शब्द है इसमें इस प्रकार का रूपांतरण होता है, इस प्रकार का परिवर्तन होता है कारक चिन्ह के आधार पे, है ना। तो हमने जिस प्रकार से संज्ञा में पढ़ा था कि संज्ञा में क्या होता है, संज्ञा में वचन कारक चिन्ह के आधार पे परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार से सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है। लेकिन सर्वनाम में आप लोग याद रखेंगे कि लिंग के आधार पे सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो ये थी आपकी सर्वनाम, और अब आपका सर्वनाम जो है यहाँ पे समाप्त होता है। और ये आपके सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। यानी पहले हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के बाद में हमने सर्वनाम पढ़ा, ठीक है। अब सर्वनाम के बाद में हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विशेषण, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में विशेषण के साथ में कि विशेषण क्या होता है, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह और प्रेम हम पर बनाए रखें, और आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि बीएड एग्ज़ाम अब चुनाव हो चुके हैं आपके, तो बीएड एग्ज़ाम का नोटिस बहुत जल्द आने वाला है। तो सभी लोग मेहनत करते रहिए और चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।